Now look, in the retirement of a partner chapter, we were talking about the when partners retire in the middle of the year. कल हमने डिस्कस किया था इस पे, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन अ पार्टनर रिटायर इन द मिडिल ऑफ द ईयर. सो जो चीज याद रखनी है वो क्या रखनी है कि जो बेसिस होता है प्रॉफिट को बांटने का, प्रॉफिट का शेयर निकालने का रिटायरिंग पार्टनर का, वो क्या है, या तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट होगा या प्रीवियस ईयर का एवरेज प्रॉफिट. क्लियर है? इतना क्लियर? नाउ लुक, जो जनरल एंट्री होने वाली है रिटायरिंग पार्टनर को इंटरिम प्रॉफिट देने की, वो होने वाली है क्या, द जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड एज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सवाल नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों लिख रहे हैं हम? यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहां पर दिखाई दे रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिख रहे हैं. क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस वक्त आता जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते और फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते. अभी आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया? नहीं किया ना, नहीं किया. आपने तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे या फिर प्रीवियस ईयर के एवरेज बेसिस पे रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट किया और उसे, सो एट दिस पर्टिकुलर टाइम हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोल रहे हैं और इन द एंड ऑफ द ईयर जब एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा उस वक्त इस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे. ठीक है, बड़ी सिंपल से एक एंट्री आती है और कुछ. Now look, alternately, if Vipul's share of profit was to be calculated on the basis of average profit of the last 3 years, to which were rupees 1,36,000, 1,54,000 and 1 lakh. अब अगर विपुल का शेयर लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस में निकाला जाएगा तो ये लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं. सो इस स्टेप में आपने क्या करना है, लास्ट 3 ईयर के पहले एवरेज प्रॉफिट लेना है. कैसे लेंगे एवरेज प्रॉफिट? इस अमाउंट को, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, वो क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट. और जो विपुल का शेयर होगा उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी. चलो लास्ट ये देख लेते हैं हम. द हेडिंग इज डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर. अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो सेटलमेंट अमाउंट निकला उसका डिस्पोजल कैसे होने वाला है, उसको पेमेंट आप कैसे करने वाले हैं, उसके बारे में बात हो रही है. द आउटगोइंग पार्टनर अकाउंट इज सेटल एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका सेटलमेंट कैसे होगा, उसकी पेमेंट कैसे होगी, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा. ठीक है, या तो आप पूरा का पूरा पैसा उसे इकट्ठा दे दोगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके फर्म के पास, पार्टनरशिप फर्म के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देने के लिए. तो आप क्या करोगे फिर? भाई मेरे पास गाड़ी खरीदने के लिए सफिशिएंट कैश नहीं है तो मैं क्या करता हूं, इंस्टॉलमेंट में खरीदता हूं ना, खरीदता हूं या नहीं खरीदता हूं. इन द सेम सेंस पार्टनरशिप फर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है पार्टनर को पैसा देने के लिए, या दूसरी बात वो देना नहीं चाहता अभी पूरा का पूरा पैसा, तो क्या करेगा, वो इंस्टॉलमेंट में पैसा देगा. तो यहां पर लिखा है
दैट इज इन गमसम इमीडिएटली, गमसम का मतलब पूरा का पूरा पैसा एक ही बार दे दिया, तुरंत दे दिया, और इन वेरियस इंस्टॉलमेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट। या तो पूरा पैसा इकट्ठा भी दिया जा सकता है रिटायरिंग पार्टनर को, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी दिया जा सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है आगे, विद और विदाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ भी दिया जा सकता है, और देखिए सीबीएसई आपसे विद इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन पूछती है, और बेसिक बात आती है कि इंटरेस्ट के साथ ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है, क्योंकि वहां पर वो समय छोड़ रहा है। चलो, सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल, विच स्टेट दैट द आउटगोइंग पार्टनर हैज एन ऑप्शन टू रिसीव आइदर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% per annum till the date of payment, or such share of profit which has been earned with his or her money, that is based on capital ratio. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 37 में क्या लिखा हुआ है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके पास राइट है कि या तो वो 6% का इंटरेस्ट रिसीव करेगा जितनी अमाउंट उसे नहीं मिलेगी। जो उसकी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आती रहेगी ना, उसमें वो हर वक्त कितना पैसा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% टिल द रेट ऑफ पेमेंट, और सच शेयर ऑफ प्रॉफिट विच हैव बीन अर्न विद हिज और हर मनी। और क्या बोला है आगे, जो उसकी कैपिटल बिजनेस में रिमेनिंग है उससे जितना प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया होगा जब तक उसे पैसा ना मिला, उसका प्रॉफिट उसे मिलता रहेगा। ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो उसे इंटरेस्ट 6% से मिलेगा, और दूसरा क्या बोला, जितना भी पैसा उसका रिमेनिंग है वो उस रिमेनिंग कैपिटल ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया वो भी उसे मिलेगा। सिंपल सा फंडा, मैं अभी केस बता देता हूं, एग्जांपल के साथ देखते रहना। ये थे एक ए बी सी, 2 लाख कैपिटल, 2 लाख कैपिटल, 1 लाख कैपिटल। क्लियर है बात, 2 लाख कैपिटल, 2 लाख कैपिटल और 1 लाख कैपिटल। सी रिटायर्स, सी का फंड बना 1.5 लाख रुपए। 1 लाख तो इसकी कैपिटल लगी थी बिजनेस में, और इसको प्रॉफिट, सैलरी वगैरह जितने भी अलाउंसेंस मिलने चाहिए थे उससे इसका जो अकाउंट बैलेंस आया, जो अमाउंट फर्म ने देना है वो कितना देना है, 1.5 लाख रुपए। इमीडिएटली फर्म ने 50,000 रुपए रिपे कर दिए। कितने दे दिए, 50,000 रिपे कर दिए। अब जो सी है उसका बिजनेस में कितना अमाउंट ड्यू है, 1 लाख ड्यू है ना। अब ये रिटायर हो गया, अब 2 लाख ए के हैं, 2 लाख बी के, और 1 लाख जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी पैसा भी बिजनेस में। तो इस 5 लाख की कैपिटल से आपने बिजनेस किया होगा ना, बिजनेस तो चलता रहेगा। इस साल हमने 5 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर दिया। अभी उसका पैसा मैंने दिया नहीं, वो रिटायर हो गया। सोचो, सी तो रिटायर हो गया बट उसका 1 लाख रुपए रिमेनिंग है, तो उसका 1 लाख रुपए यूज किया और इनकी भी कैपिटल यूज की, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख रुपए हुआ ना, 1 लाख रुपए हुआ। अब 1 लाख रुपए में से सी को भी प्रॉफिट जाएगा। कितना प्रॉफिट जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। प्रोपोर्शन कितना है, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। प्रोपोर्शन क्या है, 2:1। अब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो इसको कितना जाएगा, ए को 40, बी को कितना जाएगा 40, सी को कितना जाएगा 20। इसका मतलब 1 लाख तो मैंने देने थे, अब 20,000 रुपए भी और प्रॉफिट दूंगा। तो फर्म के ऊपर कितने की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, 1 लाख रुपए की तो है ही, 20,000 रुपए की भी और हो गई। ये 2 ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा आएगा, इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। जनरली सीबीएसई कौन सा इंटरेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपसे सीबीएसई पूछेगा इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये दूसरा भी तरीका है इंटरेस्ट के बदले का। क्लियर, चलो आगे आ जाओ। Here the total amount due to the retiring partner which is ascertained after all adjustment
have been made is to be paid immediately to the retiring partner. In case the firm is not a position to make the payment immediately, the amount due is transferred to the retiring partner loan account. जानते तुम, अगर फर्म के पास सफिशिएंट पैसा है देने के लिए तो फर्म इमीडिएटली बम सम में पूरा का पूरा पैसा अपने रिटायरिंग पार्टनर को दे देती है। अगर फर्म के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है तो फर्म अपने रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस निकला उसके कैपिटल अकाउंट का, उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल केस वही है, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, ये 3 पार्टनर्स हैं मेरे, मैंने सी के 1.5 लाख रुपए देने थे, 50,000 रुपए थे मेरे पास तो मैंने इमीडिएटली दे दिए। अब जो 1 लाख रुपए है सी का, वो सी के कैपिटल अकाउंट में रहेगा या वो पार्टनर नहीं है तो कैपिटल अकाउंट भी बंद हो जाएगा? भाई अब पार्टनर नहीं है तो कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो वो जो 1 लाख रुपए है वो अब कैपिटल अकाउंट में नहीं रहेगा, वो सी के अब लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वो फर्म के लिए क्या है? अब लोन है ना, मैंने पैसा देना है ना, ऑब्लिगेशन है मेरे ऊपर, मैं ऑब्लाइज टू पे हूं सी के लिए 1 लाख रुपए के लिए। तो जितना रिमेनिंग बैलेंस होता है उतना बैलेंस कहां चल जाता है? रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में। और फर्म के लिए ये क्या है? लोन अकाउंट मींस लायबिलिटी क्रेडिट है, तो फर्म इसको हमेशा कहां दिखाएगी? अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाएगी। बेसिक सा समझ आ गया? कितना पैसा लोन अकाउंट में जाएगा, रिमेनिंग या फुल? रिमेनिंग पैसा लोन अकाउंट में जाता है। क्लियर है? चलो, एंड एज एंड व्हेन द अमाउंट इज पेड इट इज डेबिटेड टू हिज अकाउंट, द नेसेसरी जनरल एंट्री रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अब जरा एंट्रीज देख लेते हैं वन बाय वन। ये देखो, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड कैश इन फुल, जब रिटायरिंग पार्टनर को पूरा का पूरा पैसा कैश में दे दिया, अब जो जनरल एंट्री बनाएगी वो कौन बनाएगी? पार्टनर या फर्म? फर्म बनाएगी। फर्म के पास कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है ना। फर्म के पास कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। क्या एंट्री करेगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन या जो फर्म रिसीव कर रही है वो क्या हो जाएगी? ठीक है, बेसिक सब है। पूरा का पूरा पैसा वम सम में प्रोवाइड कर दिया। क्या एंट्री बनाएंगे? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश रिड्यूस हो रहा है ना, कैश रिड्यूस हो रहा है और ये रिसीव कर। ठीक है। नंबर 2 देखो, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर होल अमाउंट इज ट्रीटेड एज लोन। इसका मतलब क्या है? कोई भी पैसा दिया नहीं, अभी रिटायर हो गया पार्टनर और कुछ भी इमीडिएट दिया नहीं। इसका मतलब सारा पैसा कैसे दिया जाएगा? इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। तो जितना पैसा होगा वो हम कहां डाल देंगे? उसके लोन अकाउंट में। देखो जरा, रिटायरिंग एंट्री क्या बन रही है? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होके कहां चला गया? लोन अकाउंट में चला गया। थर्ड, 2 आ गई है समझ। तीसरा देखते हैं, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पार्टली पेड इन कैश एंड द रिमेनिंग ट्रीटेड एज लोन। मतलब कुछ पैसा तो इमीडिएट दे दिया और कुछ पैसा इंस्टॉलमेंट में देंगे, मतलब जितना रिमेनिंग रहेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसमें इन दोनों एंट्री का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जितना पैसा कैश दिया होगा उसके लिए हम एंट्री बनाएंगे रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और जितना पैसा रिमेनिंग होगा उसके लिए एंट्री बनानी पड़ेगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है। ये जो थर्ड वाला केस है ये कॉम्बिनेशन है फर्स्ट और सेकंड केस। क्लियर है इतना? कुछ एंट्री में कंफ्यूजन कैसे बनेगी, क्या बनेगी? नहीं? चलो आगे आ जाओ। अब ये बड़ी अच्छी है। क्या लिखा है? अमन पढ़े से जरा, 4th केस पढ़। When loan account is settled by paying in installment, includes principal and interest. include principal and interest। ठीक है।
अभी सी वाला केस था, 1.5 लाख रुपए देने थे, 50,000 रुपए इमीडिएट दे दिए, कितना बैलेंस है फर्म के ऊपर? 1 लाख। मैंने बोला ये 1 लाख 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिपे होगी। कितनी? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। चलो कितने कितने रुपए देने पड़ेंगे? 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000। इक्वल एनुअल स्टेटमेंट बोला मैंने। एनुअल मतलब एक साल में एक इंस्टॉलमेंट देना है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट देना है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मतलब एक साल में 4, और मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब एक साल में 12। या तो सीबीएसई एनसीईआरटी जो बोर्ड है हमारा सीबीएसई, वो हाफ ईयरली पूछेगा आपसे या फिर ईयरली पूछेगा। चांसेस हाफ ईयरली के ज्यादा होते हैं। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब समझ आ रहा है? साल भर में कितने इंस्टॉलमेंट? 2। और एनुअली मतलब, तो हम एनुअल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि सी रिटायर हुआ 31 मार्च को। कब रिटायर हुआ? 31 मार्च को 2022 को। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। कितना है? 6%। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन समझ आ रहा है? 1.5 लाख रुपए थे, 50,000 रुपए इमीडिएट डेट दिए, 1 लाख रुपए बैलेंस है, वो उसके लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिए, और 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में हमने पैसा देना है और इंटरेस्ट के साथ देना है, और इंटरेस्ट कितना है? 6%। अब बताओ पहली पेमेंट कब करूंगा मैं इसकी? भाई ये रिटायर हुआ पार्टनर कब हुआ? 31 मार्च 2020 को। एनुअल इंस्टॉलमेंट बोली, फर्स्ट पेमेंट कब करूंगा? 1 साल के बाद। कौन सी पेमेंट आएगी? पेमेंट का डेट आएगा 31 मार्च 2020। कितना पैसा दूंगा मैं उस पर? हाँ, इंटरेस्ट तो मिलाना पड़ेगा ना भाई। 25,000 रुपए तो देने ही देने थे प्रिंसिपल के, इंटरेस्ट भी तो देना है, इंटरेस्ट देना है। चलो, तो लाख रुपए पे 1 साल का 6% का इंटरेस्ट कितना बना? कितना बना भाई? प्रिंसिपल कितना बचा हुआ है? लाख रुपए ना। अरे प्रिंसिपल यहां पर इसके कितने रुपए देने थे मैंने अभी? 1 लाख रुपए देने थे ना, देने थे 1 लाख। रेट कितना है? 6% रेट है। तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है। कौन से प्रिंसिपल पे? जो बचा हुआ प्रिंसिपल है। कितना बचा हुआ है अभी? तो पूरा का पूरा 1 लाख बचा है। 1 लाख का 6% फॉर दी फुल ईयर कितना होता है? 6,000। तो 25,000 रुपए तो प्रिंसिपल के देने थे मैंने, और 6,000 रुपए इंटरेस्ट के देने थे। तो 1 साल के बाद मैं कितने रुपए दूंगा? 31,000 रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 31। ठीक है, तो इस डेट को मैं कितने रुपए दूंगा? 31,000 रुपए। क्या एंट्री बनेगी? देखो, पहले जो लोन है ना उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाना है उसकी एंट्री है। क्या एंट्री है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है, तो फर्म यहां पर लगाएगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना? 6,000। तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट कितना? 6,000। ठीक है, बात समझ आ रही है? अरे बात समझ आ रही है? इंटरेस्ट को अलग से हम चार्ज कर रहे हैं। इंटरेस्ट को चार्ज करने की एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। किस पे लग रहा है इंटरेस्ट? लोन अकाउंट पे लग रहा है। ठीक है, अब फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। कितने की इंस्टॉलमेंट? पहले 6,000 रुपए जो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में चार्ज हुआ उसकी एंट्री करनी है। इंटरेस्ट फॉर द फर्म इज इन द एक्सपेंस, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का बेसिक रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसीलिए इंटरेस्ट अकाउंट आपको कहां दिखाई दे रहा है? डेबिट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट लगने की वजह से प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को जोड़ के पैसा रिपे होगा। 25,000 प्लस 6,000 कितना बना? 31,000। अब फर्म अपने रिटायरिंग पार्टनर को 31,000 रुपए दे रही है, तो क्या एंट्री करेगी? रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैशियर टू नेक्स्ट ईयर। अब कब पेमेंट होगी? नेक्स्ट ईयर। अब 23 में होगी ना एनुअल, अब होगी 24 में, अब होगी
24 में, 31/3/24। ठीक है, इंटरेस्ट कितना निकलेगा? अब 1 लाख पे इंटरेस्ट निकालूंगा या फिर रिमेनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालूंगा? रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा है? 1 लाख में से 25,000 रुपए दे दिए ना, 31 नहीं दिए, प्रिंसिपल से 25 कम हुए, 6,000 जो एक्स्ट्रा दिए वो तो इंटरेस्ट के दिए। ठीक है जी, क्लियर है? अब 75,000 पे 6% का इंटरेस्ट फॉर दी होल ईयर 4,500। इसका मतलब अब नेक्स्ट ईयर कितना पैसा देना पड़ेगा? 25,000 तो इंस्टॉलमेंट का और 4,500 रुपए इंटरेस्ट का। बात समझ आ रही है? दैट मीन्स 29,500। अब 2025 में क्या करना पड़ेगा? रिमेनिंग बैलेंस कितना है? 50,000। तो 50,000 का 6% कितना हुआ? 3,000। तो 25,000 तो इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल जो था वो देना पड़ेगा और 3,000 रुपए इंस्टॉलमेंट का देना, इंटरेस्ट का देना पड़ेगा। और लास्ट ईयर कितना बचा? रिमेनिंग बैलेंस 25,000। 25,000 का 6% 1,500। तो लास्ट में कितने रुपए देने पड़ेंगे? लास्ट इंस्टॉलमेंट में 26,500। क्लियर? अभी अकाउंट आने वाले नीचे। एंट्रीज क्लियर है? ये एंट्रीज देख लो जरा। इंटरेस्ट को लगाने की क्या एंट्री है? इंटरेस्ट इस पे लग रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लग रहा है या पार्टनर्स के लोन अकाउंट में लग रहा है? लोन अकाउंट पे लग रहा है। ठीक है, तो जब भी इंटरेस्ट और या इंस्टॉलमेंट चार्ज होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अब तो कुछ मतलब भी नहीं बच रहा है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होके कहां आ गया है? पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। तो आपको समझ आ जाना चाहिए उसी वक्त जब रिमेनिंग बैलेंस जो आपने पे नहीं किया है पार्टनर को, वो जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होके पार्टनर्स के लोन अकाउंट में चला गया, दैट मीन्स अब जनरल एंट्री में सारी की सारी जगह क्या आने वाला है? पार्टनर्स का लोन अकाउंट ही आने वाला है। क्लियर है इतना? क्लियर? ठीक है, ठीक है। एक और चीज नोट जो नीचे लिखा हुआ है, हर साल जितना भी रिमेनिंग बैलेंस लोन अकाउंट का रहेगा वो कहां रिकॉर्ड होगा? हर साल जितना भी लोन अकाउंट का रिमेनिंग बैलेंस होगा, तो लोन कहां दिखाते हैं? सबको पता है लोन इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटी साइड। वही यहां पर नोट में लिखा हुआ है कि रिमेनिंग बैलेंस जो लोन अकाउंट का होगा वो हमेशा कहां दिखाई देगा? लायबिलिटी साइड, क्योंकि वो हमारे लिए, फर्म के लिए तो हमेशा लायबिलिटी रहेगी ना लोन। ठीक है, नोट नंबर 2 क्या लिखा है उसने? एंट्री नंबर 1A-B अब ऑल विल बी रिपीटेड टिल द लोन इज पेड ऑफ। ये रिपीट होती हुई चली जाएगी, कब तक? जब तक लोन, बस आपके अमाउंट चेंज होती हुई जाएगी। अमाउंट चेंज होती रहेगी ना। पहले अमाउंट क्या थी? 31,000, फिर 29,500, फिर 28,000 और लास्ट 26,500। तो एंट्रीज रिपीट होती रहेंगी, अमाउंट चेंज होती रहेगी। चलो, बेसिक जिसके क्लियर होंगे बहुत इजीली अकाउंट बनता है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। चलो देखो जरा, अमरिंदर, महेंद्र, जोगिंदर, ठीक है भाई, 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? गिवन है? नहीं। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो क्या ट्रीट करेंगे? इक्वल। ये सबको पता है। इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, दैट मीन्स एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लेंगे। ठीक है, 1:1। कौन रिटायर हो गया? महेंद्र। तो न्यू रेशियो क्या बना? न्यू रेशियो भी 1:1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, सबसे पहले क्या निकालना है? गेनिंग, सबको पता है। चलो, ऑन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹60,000 बिकम ड्यू टू हिम। इस लाइन का क्या मतलब है? ऐसा सवाल, इस लाइन का क्या मतलब है? ऑन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹60,000 बिकम ड्यू टू हिम। हाँ, रिटायरमेंट के वक्त 60,000 रुपये मिल जाएंगे। उसके 60,000 रुपए मिल जाएंगे। फिर से पढ़े एक और बार। अने बता इसका क्या मतलब है? इसका
पूछ मत किसी और से, खुद पढ़। क्या ये कहां लिखा है फर्म को देने? मैं तो तुझे बोल रहा हूं ट्रांसलेशन कर बस। फर्म को देने ये तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। ऑन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट, ऑन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹60,000 बिकम ड्यू टू हिम। क्या मतलब है इसका? इसका ट्रांसलेशन करो। ड्यू टू हिम, रिटायरमेंट के वक्त 60,000 रुपए बिकम ड्यू टू हिम का मतलब क्या हुआ? फर्म का 60,000 रुपए रिटायरिंग वाले पार्टनर के ऊपर ड्यू है। बढ़ जाओ, आगे क्या लिखा है? अमरिंदर एंड जोगिंदर प्रॉमिस टू पे हिम इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर टू विच ही एग्रीड। अब दोनों पार्टनर ने क्या डिसाइड किया कि जो 60,000 रुपए हैं ये वो लमसम में देंगे। लमसम का मतलब इकट्ठा देंगे या इंस्टॉलमेंट में देंगे? कितनी इंस्टॉलमेंट? 1, 2, 3, 4। कितनी इंस्टॉलमेंट? कितनी इंस्टॉलमेंट भैया? 60,000 रुपए कितनी इंस्टॉलमेंट में देना है? एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, ये पता चल गया इस लाइन से। एनुअल देना है, हाफ ईयरली देना है, मंथली देना है? एनुअल देना है। फर्स्ट लाइन से ये हमें समझ आ गया। बट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है? क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। 3, 2, 1 मत बोलो। ये आदित्य और ये पढ़, क्वेश्चन पढ़। कितनी इंस्टॉलमेंट लिखे? 4। When payment is made 4-year installment plus interest, केस नंबर 1 4 में, केस नंबर 1 के हिसाब से कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4। केस नंबर 2 में कितना है? 3। और केस नंबर 4 में कितनी है? 4। तो 3 केस अलग अलग केस है, ठीक है। कितने कितने रुपए देने पड़ेंगे 4 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से? 15,000 15,000 15,000 15,000 विद इंटरेस्ट। अगले वाले